एक बार फिर कश्मीर का माहौल बदला बदला नज़र आ रहा है। एक दशक के बाद फिर इलेक्शन होने लगे हैं। रैलीज, मैनिफेस्टोज, डिबेट्स, सारी पार्टीज ज़ोरों शोरों से इस इलेक्शन को जीतने के लिए लग गई हैं। एक तरफ पार्टीज सामने आके बात कर रही हैं कि जब वो जीतेंगी तो कैसे कश्मीर के विकास और उन्नति के लिए काम करेंगी, कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगी, उनकी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देंगी। तो वहीं कुछ पार्टीज़ ने कुछ ऐसे मुद्दों को अपने इलेक्शन का एजेंडा बनाया है जो कि डेवलपमेंट से काफ़ी दूर है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्यूचर प्रोग्रेस, आम जनता के वेलफेयर की तो बात है ही नहीं। और ये मुद्दा है रिस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 या यूँ कहें आर्टिकल 370 की वापसी का। काफ़ी नेता खुलकर बोल रहे हैं कि जब वो वापस आएंगे तो वो आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे और कश्मीर को पहले जैसा बनाएंगे, जैसा वो 72 सालों तक था, 2019 से पहले तक था। पर क्या सच में कश्मीर को पहले जैसा बनाने में कोई फ़ायदा है? क्या आर्टिकल 370 के हटने के बाद कश्मीर का विकास नहीं हुआ? आखिर क्यों इतने सारे नेता 370 को पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्पेशल प्रोविज़न है जो जम्मू एंड कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ स्पेशल पावर देता है। इसके थ्रू जम्मू एंड कश्मीर को अपने लॉज बनाने और अपनी गवर्नमेंट के डिसीजंस लेने का ज़्यादा अधिकार मिलता है, जो कि इंडिया के बाकी स्टेट्स के मुकाबले काफ़ी अलग है। आर्टिकल 370 को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट, टेम्परेरी प्रोविजंस। ये प्रोविजंस जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करते हैं और उनकी इंटरनल अफेयर्स को कंट्रोल करने का हक उनके खुद के स्टेट को देता है। सेकंड, आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35A भी आर्टिकल 370 का एक कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट ही है। ये एक ऐसा लॉ है जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, उनके सिटीजन्स को कुछ ऐसे अधिकार मिलते हैं जो कि इंडिया के बाकी सिटीजन्स को नहीं मिलते, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का रेजिडेंटशिप, इलेक्शन और गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर राइट्स। पर 5 अगस्त 2019 को सब कुछ बदल गया जब एनडीए गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि वो कश्मीर के इतिहास के पुराने पन्नों में जाएंगे और उसे फिर से लिखेंगे, पर इस बार बिना आर्टिकल 370 के। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 की धारा 1 और आर्टिकल 35A को अबॉलिश कर दिया गया और कहा गया कि दे डोंट एग्जिस्ट अंडर द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये आर्टिकल्स अबॉलिश किए गए थे तो हमने देखा कि कैसे कई लीडर्स इसके खिलाफ हो गए, खासकर वो लीडर्स जो जम्मू एंड कश्मीर से इलेक्शन लड़ते थे। काफ़ी तोड़फोड़ की गई, दुकानें बंद कर दी गई, यहाँ तक कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर को लॉकडाउन में डाल दिया गया। ये सब चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक चली, लेकिन समय के साथ साथ लगभग सारे लोग इसके साथ एडजस्ट हो गए। आर्टिकल 370 का नाम गायब होने लगा था, पर अब एक बार फिर से इसकी वापसी का ऐलान किया जा रहा है, मांग की जा रही है। पर आखिर क्यों? आखिर ये मांग है किसकी? जब से ये सामने आया है कि इलेक्शन एक बार फिर होंगे, तब से सारी पार्टीज़ अपने अपने मैनिफेस्टोज निकाल रही हैं और बता रही हैं कि वो जम्मू एंड कश्मीर के विकास के लिए क्या करेंगे। लेकिन उसी बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, जब उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा कि एक बार जब उनकी सरकार बनेगी तो वो सबसे पहले 370 को वापस लाएंगे। मतलब मज़े की बात तो देखिए, उनके मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 का रिस्टोरेशन सबसे पहले आता है। मतलब कि एम्प्लॉयमेंट, सोशल वेलफेयर, टूरिज्म और बाकी चीज़ें आर्टिकल 370 के बाद आती हैं। पर यहाँ से ये सवाल भी उठता है कि आखिर क्यों ये लोग हाथ धो के पीछे पड़े हैं कि आर्टिकल 370 को वापस लाया जाए। जबकि अगर हम फैक्ट्स के बेसिस पे बात करें तो फिलहाल जब से ये आर्टिकल हटा है, जम्मू एंड कश्मीर का डेवलपमेंट ही हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से जब से कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा है, तब से वहाँ अब तक 1.08 करोड़ टूरिस्ट घूमने गए हैं, जो कि पहले के मुकाबले काफ़ी हाई है। आम जनता उन सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा उठा पा रही है जो पहले वो नहीं उठा पाती थी। जब से स्टेट पावर का रूल कम हुआ है, तब से सेंट्रल गवर्नमेंट कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर अच्छे से फोकस कर पा रही है। स्कूल्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स, काफ़ी चीज़ें बदली हैं। मिलिट्री जनरल्स के हिसाब से पहले वो लोग पाकिस्तान जम्मू बॉर्डर पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस की वजह से अच्छे से स्टे नहीं कर पाते थे, लेकिन अब उनके लिए ये काम भी आसान हो गया है। तो अगर इन सब चीज़ों में फ़ायदा ही हुआ है तो फिर वापस आर्टिकल 370 को क्यों लाया जाए? वैसे तो अपोजिशन पार्टीज बहुत से बयान देती है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पर्सनल एजेंडा भी है। कई पार्टीज कहती हैं कि आर्टिकल 370 को हटाने से डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ और फेडरल स्ट्रक्चर को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 के रिमूवल का प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं था और इसने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बाईपास किया है। जो चीज़ जम्मू एंड कश्मीर को एक यूनिक आइडेंटिटी और स्पेशल स्टेटस देती थी, वो उनसे छीन ली गई है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर सालों से चला आ रहा था, उसे ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए था, क्योंकि आम जनता उस सिस्टम में कंफर्टेबल थी और इसे हटा के लोगों को काफ़ी तंग किया गया है। पर इसे अब हम थोड़ा सेल्फिश और पर्सनल एंगल से भी देखते हैं।
जब आर्टिकल 370 था तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जम्मू एंड कश्मीर के अफेयर्स में कोई स्टे नहीं था। सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती थी। जब से ये हटा है उनका इन्फ्लुएंस कम हो गया है। जो अथॉरिटी ऑटोनॉमी स्टेट गवर्नमेंट के पास थी वो अब उनके पास नहीं है। पहले जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। अब सेंट्रल लॉज और रेगुलेशन जो बाकी के स्टेट में अप्लाई हो रहे हैं वही अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख पर भी अप्लाई होते हैं। पहले जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ वहाँ के परमानेंट सिटीजन्स ही ज़मीन खरीद सकते थे, लेकिन अब प्रॉपर्टी और रेजिडेंस लॉ भी चेंज हो गए हैं। अब इंडियन सिटीजन्स किसी भी स्टेट से जम्मू एंड कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। आप ये मानिए कि पहले जम्मू एंड कश्मीर अपने आप में ही एक अलग टेरिटरी था जो अलग चल रहा था। पॉलिटिकल लीडर्स अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे थे। अब आप ही सोचिए, एक ऐसा इंसान जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकला, उसे सब कुछ अपने घर के अंदर मिल रहा था, वो सारा काम अपने घर के अंदर बैठकर कर रहा था। एकदम से ऐसे इंसान को बाहर जाकर लड़ना पड़ रहा है। उसे अपने हर स्टेप के बारे में दूसरों से पूछना पड़ रहा है, तो वो तो चाहेगा ही ना कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, उसे फिर अपने घर के अंदर सब मिले। तो वही चीज़ अब यहाँ भी हो रही है। इतने सालों से सब कुछ उनकी टेरिटरी के भीतर होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो कहना चलता ही नहीं था। और ऐसे में जब सब उनके अनुसार हो रहा था तो वो तो चाहेंगे ही ना कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। देखिए, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी हो कि सेल्फिश रीज़न से ही सब कर रहे थे। हो सकता है कि कोई लीडर ये जेन्युइनली चाहता हो कि सब पहले जैसा हो जाए, लेकिन अब ऐसा कौन सा लीडर है जो जेन्युइन रीज़न की वजह से ये कर रहा है, वो बताना मुश्किल है। क्योंकि ये बात तो सच है कि आर्टिकल 370 के हटने के एडवांटेजेस ज़्यादा रहे हैं डिसएडवांटेजेस के मुकाबले। हाँ, ये बात भी सच है कि आर्टिकल 370 के हटाने के समय पर जो लॉकडाउन लगाया गया, जब इंटरनेट सप्लाई भी बंद कर दी गई थी, हो सकता है वो एक अच्छा मूव नहीं था। कई लोगों के बिजनेसेस डूबे, जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरह आइसोलेट हो गया। लेकिन एक बार सोचा जाए तो शायद ये लॉन्ग रन में चलाने के लिए काफ़ी ज़रूरी था। देखिए, मैं यहाँ पर फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ और मैं ये नहीं मानता कि किसी एक पार्टी का एजेंडा अच्छा है दूसरी के मुकाबले। अगर एक पार्टी के मैनिफेस्टो में कुछ अच्छा मिलता है तो उसी और दूसरी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी कुछ अच्छा मिलेगा। अगर एक में बुराई है तो दूसरी में भी कुछ बुरा मिलेगा। मेरा बस एक जेन्युइन सवाल है कि अगर जम्मू एंड कश्मीर के फ्यूचर के लिए आर्टिकल 370 अच्छा नहीं है तो क्यों इतने सारे नेता पीछे पड़े हैं कि इसे वापस लाया जाए। अगर आपको लगता है कि कोई और रीज़न है तो हमें ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो इंसाइटफुल लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि हमारे सवाल आगे तक पहुँच सके और जवाब जरूर मिले। जय हिंद, जय भारत।